नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा। पद्मेश के दर्शकों का पद्मेश के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि जो अखबारों में छपता है उसका विश्लेषण पद्मेश न्यूज़ के माध्यम से भी करूं, पद्मेश 24/7 में दिखाऊं। और आज मेरी इच्छा हुई कि ज़रूर आपके सामने आऊं, क्योंकि ज़िले में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका कोई समाधान न प्रशासन को दिख रहा है, न शासन को दिख रहा है, न जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में स्थितियां बिगड़ते जा रही है। कल ही ज़िले में 3 मौतें कोरोना से हुई, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा बालाघाट ज़िले के हिसाब से कह सकते हैं। जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था का सवाल है तो बालाघाट एक तो वैसे ही छोटा ज़िला है और मध्य प्रदेश की भोपाल की राजधानी से काफ़ी दूर है। बालाघाट के लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। फिर भी चूँकि ज़िले में जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे ज़िले में 6 जनप्रतिनिधि हैं और पूरा प्रशासन तंत्र होता है, उसके बावजूद यहाँ के ज़िले के जनप्रतिनिधियों का ध्यान कोरोना को लेकर जो ज़िले में अव्यवस्था है उस पर नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना दर्शकों का ध्यान इस ओर दिलाऊं, जो अव्यवस्थाएं हो रही है उस पर बात करूं। क्योंकि अखबार में तो मैंने अपनी बातें लिखी थी और अखबार का एक सीमित दायरा होता है, सभी लोगों तक वो बात पहुंचती नहीं है। और पद्मेश केबल के मार्फत मैं आप सबको उन चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूं और उसको एक विश्लेषण के रूप में आपके सामने लाना चाहता हूं। अब आप इस बात को कितना पसंद करेंगे उस पर निर्भर करेगा। यदि आप लोग पसंद करेंगे तो हो सकता है मैं अगली बार फिर कैमरे के सामने आकर आपको इन चीज़ों से और भी दूसरी चीज़ों से रूबरू कराऊं और दूसरी चीज़ों को, दूसरे मुद्दे भी लेकर मैं आपके सामने आऊं। आज बालाघाट एक्सप्रेस जो अखबार है जिसका प्रधान संपादक हूँ मैं, आज उसमें मैंने एक कॉलम प्रकाशित किया है जिसकी हेडिंग है जनता देख रही तमाशा, कोरोना मरीजों के साथ हो रहा खिलवाड़। और मेरी इस बात से शायद आप सब सहमत होंगे कि कोरोना मरीजों के साथ निश्चित ही खिलवाड़ हो रहा है और हम सब तमाशा देख रहे हैं। आगे जो लिखा है वो बताता हूँ मैं। ज़िले में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, प्रशासन जितना सामर्थ्य है उतना कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि ज़िले में कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वर्तमान स्थिति में लगभग 40, 50, 60 लोग तक डेली कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं। और आगे लिखा है ज़िले के जनप्रतिनिधि मौन है, उन्हें यह देखने की फुर्सत नहीं कि हमारे ज़िले में कोरोना किस स्थिति में है, मरीजों को पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा मुहैया है या नहीं, अस्पतालों में उन्हें उचित इलाज मिल रहा है या नहीं, टेस्टिंग किट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर के साथ साथ जो बेड की व्यवस्था है वो पर्याप्त है या नहीं। जनता से जनप्रतिनिधि वोट क्यों मांगते हैं, वोट मांगते समय क्या आश्वासन देते हैं, क्या उन आश्वासनों पर वे खरा उतरते हैं। आज जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं समझता हूँ मेरी इन बातों से आप सब सहमत होंगे। और ये जनप्रतिनिधियों के लिए मैंने लिखा है कि जनप्रतिनिधियों हम क्यों चुनते हैं जनप्रतिनिधियों को। हम इसीलिए चुनते हैं जनप्रतिनिधियों को कि हमारे सुख दुख में वे शामिल हो और जो सामूहिक परेशानियां हैं जनता की, जिससे हर कोई प्रभावित होता है, पूरे ज़िले की जनता प्रभावित होती है, कम से कम जनप्रतिनिधियों को उस पर तो ध्यान देना चाहिए। टोटली हमारे ज़िले में ये हो गया है कि प्रशासन जो कर देगा वही सब कुछ है। ज़िले के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे यहाँ 6 जनप्रतिनिधि हैं और उनमें से एक मंत्री हैं और एक कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, उसके अलावा 4 विधायक हैं, एक सांसद हैं। इसके अलावा जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, ये भी सब जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ये भी सब जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। इन सबका दायित्व तो बनता है कि हमको जो व्यवस्थाएं शासन मुहैया करा रहा है वो व्यवस्थाएं पर्याप्त हो रही है या नहीं हो रही है, हमें क्या परेशानियां हो रही है और शासन स्तर से वे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये जवाबदेही उनकी होती है। जब वोट मांगने आते हैं हमारे पास तब वो पूरे आश्वासन देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि हम
आपकी किसी भी परेशानी में आपके साथ खड़े रहेंगे, किंतु ऐसा होता नहीं है। आप मैंने एक बार भी अखबारों में या कहीं ये समाचार नहीं देखा है कि अमुक जनप्रतिनिधि ने कलेक्टर से ये सवाल किया हो कि यहाँ पे इतना साधन क्या है, नहीं है, ये मरीज़ गोंदिया क्यों जा रहे हैं, नागपुर क्यों जा रहे हैं, छिंदवाड़ा क्यों भेजे जा रहे हैं, बालाघाट में इलाज प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा है, टेस्टिंग की सुविधाएं क्या है, टेस्टिंग की किट्स प्रॉपर है या नहीं है, जितनी टेस्टिंग किट्स होना चाहिए उतनी टेस्टिंग किट्स है या नहीं है। क्योंकि जब तक ये आप टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये कोरोना से निजात पाना और मुश्किल होएगा। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतनी जल्दी ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा और उतनी जल्दी हम इस बीमारी को काबू पाने में सफल हो सकेंगे। मैं बात कर रहा था टेस्टिंग की। 3 प्रकार की टेस्टिंग होती है। पहले रैबिड टेस्ट होता है जिसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, और किंतु इस जो रैबिड टेस्ट होता है इसकी विश्वसनीयता उतनी नहीं रहती। 50-60% इसकी विश्वसनीयता होती है, किंतु फिर भी ये टेस्ट होता है। और हमारे यहाँ लगभग शायद अभी तक जैसी मुझे जानकारी है 1500 टोटल किट्स ये वाली आई थी। अब इतने बड़े ज़िले में जहाँ 20 लाख के करीब आबादी है और मात्र 1500 रैपिड टेस्ट की किट्स यहाँ पे आई है। मुश्किल से 15 दिन के अंदर 1500, मतलब डेली करीब 100। दूसरी जो टेस्ट होती है वो RT-PCR होता है। RT-PCR टेस्ट विश्वसनीय होता है, किंतु इसके टेस्ट की व्यवस्था हमारे यहाँ बालाघाट ज़िले में नहीं है। इसके टेस्ट के लिए जो ब्लड सैंपल छिंदवाड़ा या जबलपुर जाता है, और जिसकी रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लग जाते हैं। तब तक के कोरोना मरीज़ का ये पता नहीं चलता कि वो कोरोना मरीज़ है या नहीं है। इस बीच में वो हो सकता है कि कुछ संक्रमण फैला भी दे, और हो सकता है कि नहीं है तो और ज़बरदस्ती के उसका आत्मबल गिर जाए। इसलिए टेस्टिंग तुरंत होना चाहिए। एक और टेस्टिंग होती है जो 2 नॉट मशीन से होती है और कन्फर्मेटरी कहलाती है, और ये इसकी व्यवस्था बालाघाट में जिला चिकित्सालय में की गई थी, किंतु मेरा ख्याल है कि शायद जब लगी थी मशीन तो 2-4 दिन ही उसकी टेस्टिंग हुई होगी, उसके बाद वो बंद हो गई है। अब बंद होने का कारण क्या है? इनके पास स्टाफ नहीं है, मशीन ख़राब है, क्या है, जबकि नई मशीन आई है। तो ये व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था की ओर जनप्रतिनिधियों ने कभी ये मांग नहीं की कि यहाँ पे कोरोना टेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। जैसा कि मैंने बात किया था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास रैपिड टेस्ट की जो है वही 1500 आई है और उसी में हमारा काम चल रहा है। तो मेरा जनप्रतिनिधियों से ये आग्रह है कि वे इस ओर ध्यान दें, और यदि यहाँ पे किट्स बराबर नहीं आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही है, तो ये चूँकि ये जनप्रतिनिधि इनकी भोपाल तक पहुँच होती है, शासन तक पहुँच होती है, ये वहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं कि हमारे यहाँ किट्स की ज़्यादा व्यवस्था की जाए। इसके आगे मैं पढ़ता हूँ। बालाघाट में कोरोना के कारण निजी डॉक्टर, जो सामान्य या गंभीर कोई भी बीमारी है उसके लिए इंसान सीधे सरकारी अस्पताल न जाके कई बार प्राइवेट चिकित्सक जिस पर उसको विश्वास होता है उसके पास जाता है। तो बालाघाट में अभी फ़िलहाल जो है निजी डॉक्टर सामान्य गरीब मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं। शहर के लगभग सारे हृदय रोग विशेषज्ञों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, मरीजों को देखना बंद कर दिए। अब सामान्य से लेकर हार्ट के या अन्य गंभीर बीमारी के मरीजों को गोंदिया या नागपुर भागना पड़ रहा है, और वहाँ पहुँचने पर जब इंसान जो मरीज़ गोंदिया नागपुर जा रहा है तो प्रायः देखा जा रहा है कि वो इलाज तो एक तरफ रह जाता है, उनको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, जिसका नतीजा ये है कि ऐसे मरीज़ समय से पहले ही अपने परिवारों से बिछड़ रहे हैं। कोई जवाबदेह जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि निजी चिकित्सालयों की क्या परेशानी है, वे क्यों अपने नर्सिंग होम में मरीजों का उपचार नहीं कर रहे हैं। और अब गोंदिया एवं नागपुर में भी बेड खाली नहीं है, गोंदिया में वेटिंग चल रही है। ऐसे में मरीज़ कहाँ जाएँ? मुझे पता चला है कि गोंदिया में वेटिंग चल रही है, और पहले बात तो बेड नहीं है। फिर भी आपने यदि किसी अप्रोच से बेड की व्यवस्था भी कर ली तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए पहले आप एडवांस जमा करेंगे, उसमें भी उनको 1 हफ्ते भर की वेटिंग मिलेगी। हमारे बालाघाट में शहर में जो निजी प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, जो हृदय रोग विशेषज्ञ अन्य बीमारियों के विशेषज्ञ हैं,
उन्होंने पेशेंट देखना बंद कर दिया है। लगभग 10-12 दिन हो गए हैं। इस पर आज तक किसी जनप्रतिनिधि या कोई जवाबदेह व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया है कि क्यों ये डॉक्टर्स, निजी डॉक्टर्स पेशेंट नहीं देख रहे हैं, इनको क्या परेशानी है। मैं फिर से जनप्रतिनिधियों को ही बोलूँगा, क्योंकि प्रशासन, शासन पे जो स्थानीय शासन होता है उस पर कंट्रोल उन्हीं का रहता है। नहीं तो जो जिला प्रशासन या जो जितने जिला प्रशासन के अधीन विभाग होते हैं ये अपनी मर्जी से काम करते हैं। जब तक के जनप्रतिनिधि, यदि कोई परेशानी हो रही है उनको जब तक कोई आदेश नहीं दे, जब तक ये कोई दूसरी चीज़ें नहीं करते हैं। तो मेरा इसमें ये कहना था कि जनप्रतिनिधियों को एक देखना था कि बालाघाट में जब एक हफ्ते से ऊपर हो गया है डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे, तो इन जनप्रतिनिधियों को तक क्या बात नहीं पहुंची होगी? मैं नहीं समझता कि बात नहीं पहुंची होगी, क्योंकि ऐसे कई भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे होंगे जिनको डॉक्टर ने देखना बंद कर दिया होगा। तो जनप्रतिनिधियों तक तो बात गई होगी, उसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। और डॉक्टरों की अपनी परेशानी है, डॉक्टरों को कहना पड़ रहा है कि हम मरीज़ देखने को तैयार हैं, किंतु हमारे साथ ये होता है, दोगला व्यवहार होता है। यदि कोई मरीज़ हम देख रहे हैं और वो यदि कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है तो पूरे हॉस्पिटल को 4 से 8 दिन के लिए सील कर दिया जाता है और वहाँ भर्ती मरीजों को घर जाने कह दिया जाता है, और हमें भी, डॉक्टर को भी 8-10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो इसमें उनकी ये मांग थी कि यदि कोई मरीज़ कोरोना पेशेंट निकल जाता है तो सारे हॉस्पिटल को बंद ना करके हॉस्पिटल को सैनिटाइज करके कर दिया जाना चाहिए। जैसे कि आज कल की बात है कि जिला चिकित्सालय में एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वो 4-5 दिन से कोरोना पॉजिटिव थी और प्रॉपर मतलब वार्ड, गायनिक वार्ड में अपना काम कर रही थी। और गायनिक वार्ड, जो मुझे पता चला है उसके अनुसार, गायनिक वार्ड में एक महिला मरीज़ थी जो कोरोना पॉजिटिव थी और शायद उसके संपर्क में आने से ही वो नर्स कोरोना पॉजिटिव हुई थी। और जब उसका टेस्ट आया कल कोरोना पॉजिटिव का, तब उसको डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी कि घर में जाके आराम करे, और उसके परिवार वालों को क्वारंटाइन किया। मगर जो जिला चिकित्सालय का वार्ड था, गायनिक वार्ड, उसको ना तो सैनिटाइज किया गया, ना उसको सील किया गया। जब आप जिला चिकित्सालय में ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो जो निजी नर्सिंग होम है उनको आप क्यों सील कर रहे हैं? और यदि समझो आप उनको सील कर देंगे, डॉक्टर पेशेंट नहीं देखेगा तो पेशेंट जाएगा कहाँ? कोई डॉक्टर कोरोना के नाम पे आजकल पेशेंटों को हाथ नहीं लगा रहे। तो कोरोना तो एक तरफ रह जाता है, कोरोना से मरेंगे वो तो अलग बात हो गई, मगर दूसरे जो बीमारियां हैं उससे मरेंगे, उसकी जवाबदेही किसकी होगी यदि डॉक्टर उसको प्रॉपर नहीं देखेगा? तो इस विषय में प्रशासन को भी चिंतन करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी चिंतन करके एक रास्ता निकालना चाहिए। और कि ये जो निजी चिकित्सालयों को जो प्रताड़ित किया जाता है, मैं तो कहूँगा प्रताड़ित किया जाता है, वो प्रताड़ित करना बंद करें और उनके साथ सामंजस्य बनाते हुए, उनकी क्या परेशानियाँ उसको समझते हुए, उनकी समस्याओं का निदान करते हुए मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, जिले के मरीजों को, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ बोलना चाहता हूँ मैं कि जो कोविड के मरीज़ है, हमारे यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, मतलब एक तो मेडिकल कॉलेज है, उसके बावजूद हमारे यहाँ बेड की व्यवस्था, जो कोरोना मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था यहाँ पे नहीं कि कोरोना मरीज को हम बालाघाट जिले में ही बेहतर इलाज कर सके, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर सके, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सके। क्यों नहीं हो सकता? बालाघाट इतना बड़ा जिला है, इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज है, निजी नर्सिंग होम में कम से कम 200-300 बेड होंगे। तो हम लोग यहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ के मरीजों को नागपुर, रायपुर या अन्यत्र जाना पड़ रहा है, अव्यवस्था हो रही है, मरीजों को मौत के गाल में जाना पड़ रहा है, क्यों नहीं हो सकती? तो इन सब पर भी यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अधिक से अधिक टेस्टिंग किट्स यहाँ पे लाए जाएं और निजी नर्सिंग होमों को इलाज करने की सुविधा दें और कोरोना के मरीजों की भर्ती के भी लिए वहाँ निजी चिकित्सालयों में बेड्स बनाया जाए। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसको भी इस ओर परिवर्तित किया जाए, ये ऐसा होना चाहिए। अब मैं आता हूँ कि आगे जो लिखा है अखबार में, कोरोना के मरीजों की 3 कैटेगरी बनाई गई है। इसमें पहली कैटेगरी एसिम्टोमेटिक है मरीजों की, जिसमें मरीज किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आता है लेकिन उसमें कोरोना के लक्षण नहीं होते और ऑक्सीजन लेवल उसका 94-95 से ऊपर होता है। ऐसा मरीज कोरोना कैरियर भी होता है, जिससे अन्य लोगों को फैलने की आशंका होती है। ये एसिम्टोमेटिक मरीज होता है
जिसमें कोरोना के लक्षण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, मगर वो कोरोना पॉजिटिव होता है और लोगों को वो संपर्क में आने वाले लोगों को भी वो कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। दूसरी कैटेगरी के जो मरीज़ होते हैं उन्हें सर्दी खांसी बुखार के लक्षण होते हैं और जिनका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम 94 तक होता है, 90 से 94 के बीच में होता है। ये दूसरी कैटेगरी होती है जो सिम्टोमेटिक कहलाती है। और तीसरी कैटेगरी होती है क्रिटिकल सीवियर, जो मतलब गंभीर किस्म के मरीज़ होते हैं जिन्हें जिनका ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे आ जाता है। उनको ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और जब ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है तो उन्हें वेंटिलेटर में जाने की भी आवश्यकता हो जाती है। पहली कैटेगरी के मरीजों को गोंगला स्थित कोविड सेंटर में रखा जा रहा है। इसके साथ जिन मरीजों के घर में कमरों की यदि व्यवस्था है, अलग से कमरों की व्यवस्था है, तो वो ऐसे मरीजों को घर में भी रहने की छूट दी जा रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि मतलब यदि घर में यदि मरीज रहेगा तो ज़्यादा आसानी से और जल्दी ठीक होगा और वो उसका जो आत्मविश्वास है, आत्मबल है और देखरेख प्रॉपर उसकी होगी तो जल्दी ठीक होएगा। दूसरी कैटेगरी के मरीज को बूढ़ी स्थित ITI के पीछे डेडिकेटेड कोविड सेंटर में रखा गया है जहां 100 बेड की व्यवस्था है। और बालाघाट में अब इतने मरीज आ रहे हैं कि अभी मुझे स्थिति मालूम नहीं कि वहाँ बेड की क्या व्यवस्था है। 100 बेड भरे हुए हैं, खाली है। जैसे जिस मान से छिंदवाड़ा भेज रहे हैं तो उससे तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे बेड खाली नहीं है, और बेड खाली भी होंगे तो पता नहीं। तीसरा कैटेगरी क्रिटिकल मरीज की होती है जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। तो जिन मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, जो गंभीर मरीज़ हैं, उनको यहाँ से छिंदवाड़ा रिफ़र कर दिया जा रहा है। किंतु जो मरीज़ छिंदवाड़ा यहाँ से जा रहे हैं, जो हमने सुना है कि छिंदवाड़ा में तो हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है और ज़्यादा बदतर व्यवस्था छिंदवाड़ा की है। उससे बालाघाट अस्पताल फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक है, यदि यहाँ पे व्यवस्था हो जाए मरीजों की तो छिंदवाड़ा भेजा जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा जितने मरीज़ जा रहे हैं वो अधिकांश तो रास्ते में ही दम तोड़ दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि छिंदवाड़ा नहीं पहुंच पा रहे? जब हमको मालूम है कि ये मरीज़ छिंदवाड़ा नहीं पहुंच सकता तो क्यों हम छिंदवाड़ा भेज रहे हैं? फिर यहीं पे क्यों नहीं प्रॉपर इलाज कर रहे हैं? हो सकता है कि हाँ उसको जल्दी, क्योंकि छिंदवाड़ा जाते जाते 140 किलोमीटर है तो छिंदवाड़ा जाने में कम से कम 3 घंटा लगता है। 3 घंटे में हो सकता है कि उसको प्रॉपर जो इलाज मिलना चाहिए और रास्ते में नहीं मिल पाता हो। तो हम उसको यदि बालाघाट के हॉस्पिटल में रखेंगे, चूँकि बालाघाट में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है और वेंटिलेटर की व्यवस्था है। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 5 वेंटिलेटर बड़े वाले बालाघाट में हैं और 4 छोटे हैं। 9 वेंटिलेटर बालाघाट में है। मतलब हम 9 पेशेंट्स का इलाज बालाघाट में वर्तमान स्थिति में बालाघाट में कर सकते हैं। और जो ऑक्सीजन वाले मरीज़ हैं उनका भी बालाघाट में अधिक संख्या में इलाज कर सकते हैं। इसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्यों इलाज नहीं होता। या तो यहाँ पे उस लायक डॉक्टर नहीं है या वैसी व्यवस्था नहीं है, क्या नहीं है। तो ये सब देखने का काम होता है जनप्रतिनिधियों का। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि कलेक्टर से बात करके, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करके ये एक व्यवस्था बनाए कि भाई आप हमारे मरीजों को क्यों छिंदवाड़ा भेज रहे हैं, क्यों जबलपुर भेज रहे हैं, क्यों नागपुर भेज रहे हैं, क्यों गोंदिया भेज रहे हैं। बालाघाट हमारा क्या इतना भी सक्षम नहीं है कि हम हमारे मरीजों का इलाज यहाँ पे कर सकें। तो मेरी तो यही आग्रह है जनप्रतिनिधियों से और जिला प्रशासन से कि ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम बालाघाट में ही मरीजों का इलाज कर सकें। कल की बात है कि कल ही 2 मरीज जो छिंदवाड़ा जा रहे थे, रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो ये सिलसिला आगे जाके और बढ़ सकता है। अब यहाँ मैं आगे आता हूँ, अखबार में जो लिखी बात है। एक यहाँ पे कल बड़ी विचित्र बात हुई है जिसमें जो कोरोना पेशेंट है उनको ज़िंदगी तो नहीं दे पाते कई मौक़ों पे और ना उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ना अच्छा व्यवहार करते हैं। किंतु मेरा ये कहना है कि जब मरीज़ मर जाता है, अपने मतलब अंतिम सांस ले लेता है और उसकी कम से कम उसकी जो बॉडी है, शव है जो उसकी लाश है, उसके साथ तो अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। कल का एक प्रकरण आया सामने कि कल एक महिला जो कोरोना से मृत हो गई थी,
अंतिम संस्कार के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार बिल्कुल नहीं थी। 2 लोगों ने उसको शमशान में ले गए, कंधे में बिछा के उसको ऊपर रख दिए। स्थानीय मोक्षधाम जहाँ पे दूसरे जो शव है वो भी वहीं पे दफनाए जाते हैं, जलाए जाते हैं, उन्हीं के बाजू में इनकी ये कोरोना पीड़ित जो मृत महिला थी उनको उनकी ये सजाई गई, अर्थी सजाई गई। तो उसके बाद वो जो 2 लड़के गए थे उस महिला का दाह संस्कार करने के लिए, उन्होंने उसको कंधे पर रख दिया। सुबह 7 बजे रखा है, उसके बाद दोपहर तक के उनका अता पता नहीं था। यह यानी कि आप 5-6 घंटे वो लाश वैसे ही पड़ी रही। उसके बाद वो 2 लड़के आए, थोड़ा सा कोई लिक्विड मट्टी तेल या पेट्रोल जो भी लाए होंगे उसको छिड़का उन्होंने उस लाश पर और उसके बाद उसको जलाया। किंतु वो लाश उतनी सीमित, चूँकि ज्वलनशील पदार्थ थोड़ी मात्रा में था इसलिए वो जल नहीं पाया। तो उसके बाद जब वहाँ पे दूसरी और एक बॉडी जल रही थी बगल में ही, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे उनके अंतिम संस्कार में। तो वहाँ कुछ लोगों ने देखा, उनमें जो सुरेश सोनी है जो समाज सेवी है और काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने जब ये चीज़ें देखी तो उनको और उनके जो साथ और भी बहुत लोग थे उनको ये बात बहुत नागवार गुजरी। तो फिर उन्होंने उन दोनों युवकों को बुलाया, तो उनसे बात की होगी, शायद पैसा ऐसा कम अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन ने के अधिकारियों ने आर्थिक उस रूप से व्यवस्था नहीं की होगी जिससे कि वो बॉडी अपने अंतिम अंजाम तक पहुँचे। तो सुरेश सोनी ने उन्हें 500 रुपये दिया कि आप जो ज्वलनशील पदार्थ है वो ले आएँ और इसको ठीक से आप उसका अंतिम संस्कार करें। तो ये व्यवस्था है बालाघाट में। इसमें एक कहना और भी है, आप इधर एक तरफ बोलते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज रहता है उसको पूरा जब आप मृत हो जाता है तो पूरा एकदम सील कर देते हैं, एक तरह से ढक देते हैं पूरा कि प्लास्टिक से इससे, और किसी को उसके पास फटकने नहीं देते। और यहाँ अंतिम संस्कार में जब आप वो मरीज जा रहा है तो ऐसे खुले में पड़ा है, आसपास पूरे लोग जो दूसरे अर्थी के संस्कार के लिए आए, आसपास पूरे लोग हैं, तो क्या उनको संक्रमण नहीं फैलेगा? और यदि आपका विज्ञान कहता है कि इससे संक्रमण नहीं फैलता तो और अच्छी बात है। फिर तो उस मृत शरीर के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार न करते हुए उसके परिवार को शव दे देना चाहिए ताकि परिवार अपने जो रिश्तेदार है उसका जो अंतिम संस्कार है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सकें। लेकिन इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत न तो सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों को है, न जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को है, और न ही विपक्ष जिसका काम होता है कि सत्ता पर नज़र रखे, सत्ता से कहाँ चूक हो रही है, सत्ता कहाँ काम नहीं कर रही है, उनको वो चीज़ें याद दिलाएं और उनसे वो काम करवाएं। तो विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी का बराबर निर्वाह नहीं कर रहा है। यहाँ जिले के जितने जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे इस और कोविड के बीमारी के इस दौर में प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं इसका जायज़ा लें और क्या परेशानियां हैं उनका हल ढूंढने का प्रयास करें। और जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और जनता के प्रति उनकी लॉयल्टी होती है और वो शासन और जनता के बीच की एक कड़ी होती है और जनता का ध्यान रखना उनका कर्तव्य होता है। तो पुनः मैं आप पद्मेश के दर्शकों से विदा लेता हूँ और ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि अगली बार फिर आपके सामने आऊँ, और यदि हुआ तो हो सकता है कि लगातार आपके बीच में और दूसरे मुद्दों को लेकर आऊँ। धन्यवाद। आपको ये मेरी ये बात आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। पद्मेश 24/7 में आप ज़रूर बताइएगा।